हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत एनर्जेटिक है, बड़ा जोश था, है बड़ा एंथुसियाज्म है कि सारे क्लास को देखे, चाहे वो ऑफलाइन सारे मेरे बच्चे बैठे, चाहे वो ऑनलाइन बैठे, बहुत मजेदार होने लगा। क्योंकि आज हमने नीट का 2024 का एक सपना लिया है कि इसको पूरा करेंगे। 5 महीने पेपर होने वाला है, उस दिन हमारा डी है, उस दिन हमारी एग्जाम है, उस दिन हमारा एक बहुत बड़ा दिन है जिसके अंदर हमारे माँ बाप को हमारा बरसों से इंतजार है, हमें इंतजार है, हम एक एमबीए से जाएंगे, एक वाइट को डालेंगे, इंतजार है। और हमारा टारगेट 180 है केमिस्ट्री के अंदर। आप किसी साल का पेपर उठा के देखिए, नीट का केमिस्ट्री का हमेशा हमेशा एक ही सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री के, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे 2023 की बात कर लीजिए, चाहे 2022 की बात कर लो, चाहे 2020-21 में कोविड वाले साल की बात कर लो, चाहे 2020 के इसमें सितंबर में जाके नहीं हुआ, उस साल की बात कर लो। हर टॉपर में, चाहे वो हमारा 2020 का टॉपर है विषय का, चाहे 2021 का टॉपर है विषय का, चाहे 2022 का टॉपर विषय का, चाहे 2023 का टॉपर था विषय का, और सारे हमारे टॉपर वाले हैं 2024 की बात था किसी का। बट फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को बड़ा कम करती है। तो इसलिए सोचा हम सबने, हमारे साथ ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार फटाफट से एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से बात करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने देखिए हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रफली, अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं, 3 केमिस्ट्री है, 180 मार्क्स, तो इसमें थोड़ा स्लाइड अप एवरेज होता है, 75 रफ मार्क्स देके चलते हैं, 76 मतलब 19 सवाल रफली इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएंगे। आपके 19 का टोटल जो सवाल मिलेंगे आपको 45 से मिलेंगे, तो एवरेज 15 के बैठे थे, 15 ऑर्गेनिक, 15 फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, बट इसमें 19 बैठते हैं, तो 4% का बराबर होता है। तो 19 क्वेश्चन ऑर्गेनिक बैठे, क्या कौन सा मान जाएगा? आपके एक इसमें मान जाएगा 0, एक इसमें मान जाएगा हाइड्रोकार्बन, ये प्लस मान के हो जाते हैं, एक इसमें मान जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हेलोकिनीज एंड हेलोकिनीज, हेलोकिनीज एंड हेलोकिनीज। एक इसमें चैप्टर माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। एक चैप्टर ये बन जाएगा, एक चैप्टर बन जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और चैप्टर बना सकते हैं, एक चैप्टर बन जाएगा अमाइन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नीड को लेके बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, आपका इसमें बायोमोलिक्यूल भी बन जाएगा। ये सिलेबस आपका, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर 19 सवाल हो गए, 19 सवाल का हो गया अराउंड 76 नंबर आपके इसमें चाहिए। और अगर आपके क्वेश्चन बन जाए तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा रॉकेट साइंस में ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ना टेक्निक है ना अंडरस्टैंडिंग है, इट इज मेनली लॉजिकल। तो मेरे साथ आप सारे करोगे ये सब। अब हमसे स्टार्ट करते हैं बेटा, हम करेंगे आज सबसे पहले जो मेरा मनपसंद चैप्टर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आता ना बच्चों को, तो बच्चों को ये भी आ जाएगा इसके से, और ये भी आ जाएगा इसके से, हेलोकिनीज। अगर हाइड्रोकार्बन डालता हूं नॉर्मल केस के साथ साथ वैसे कर लेते तो एक्स्ट्रा करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको हेलोकिनीज का एक इंट्रोडक्शन मिलता है। स्टार्ट हम करेंगे बच्चों बिना बात के दवा चाहिए, हम करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो लिखो अपनी क्लास में पहला लेक्चर आज का हाइड्रोकार्बन। अच्छा बच्चों, उसमें कुछ बच्चे अक्सर पूछते थे आप बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म्स की तरह प्रेजेंटेशन क्यों नहीं डाल करते कि सर आप वैसे देखो पूरा बताइए बेटा, उससे क्या होता है बच्चों में लर्निंग आदत और राइटिंग आदत कम हो जाती है। तो वन से बहुत बढ़िया बन जाते हैं, बट आपके साथ रिएक्शन को लिखने का जो मजा है ना, अलग नशा है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा कुछ कैटेगरीज के अंदर।
दो तरह की हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज में बना सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक बनाऊंगा असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, असाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरे बनाएंगे बेटा हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। या फिर देखना है ओपन चेन में हमारे पास बेटा फर्दर इसकी ब्रांचेस मिलती है। एक मिलेगा हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड आपको मतलब पता ही है इसमें सिंगल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड के अंदर आपको मिलता है एल्कीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। तो मैंने थोड़ी सी क्लियर भी दे दी बेटा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा एल्काइन। एल्कीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, एल्काइन में मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। सबको पता ही है। just briefing you if you don't know, in case it contains a double bond, अगर कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी बच्चे को, alkynes will have a triple bond, alkynes will have a triple bond. You go to the closed chain hydrocarbon, now they have very specific and note करिए बिल्कुल साथ। They have a very specific मेरे प्यारे बच्चों, one is alicyclic hydrocarbon, one is aromatic hydrocarbon, one is alicyclic hydrocarbon, and next is aromatic hydrocarbon. Hydrocarbons, now aromatic hydrocarbons are also called as amines. The acyclic hydrocarbons are again divided into two categories. The first category, my friends, they have into cycloalkanes. They have cycloalkanes, cycloalkenes and cycloalkynes. The last two are, my friends, should remember, ये वाले unsaturated है. These are unsaturated and this is saturated one. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ऑफ एल्कीन्स CnH2n. The molecular formula is same CnH2n. You should remember this classification, right? And right to do it every time. सब बच्चे बैठे ऑफलाइन कॉलेज, सब बच्चे बहुत जबरदस्त सीख के किसी को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट चलते हैं आयत मेरे दोस्तों पहले स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स। We'll start with the word alkenes. First category, saturated hydrocarbons. As mentioned, alkenes have CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. They have a single bond. Since they have a single bond, क्योंकि इनका single bond बेटा, इसका bond angle is 109.5 degree. It has sp3 hybridization. sp3 इसकी hybridization रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। It has a tetrahedral structure. Alkenes मेरे प्यारे बच्चों, you should remember this one. This is a basic thing. When you talk about the isomerism in alkenes, I can give you two types of isomerism in alkenes.
One is a very basic that you all know since 10th standard you're doing. First isomerism सबको पता है, structural isomerism. Structural isomerism, and the second isomerism that you have is the conformational isomerism. Is the conformational isomerism. Now, when you talk about this isomerism, this is happening in 3D geometry. ये 3 dimensional geometry में काम करता है. ये वाला जो है 1D geometry में काम करेगा. Now, the structural isomerism will have further example you have of this as butane C4H10 छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3. Which one is this? N-butane, right? Now one branch CH3 CH, again one branch. Now this is isobutane, or it is also called as 2-methyl, or it is also called as 2-methyl propane. You should remember this. This is the first example that it can contribute to the structural isomerism part. The second isomerism, if I want to contribute, I can contribute to as pentane. Second example that I want to contribute, I can contribute as pentane. The molecule formula C5H12, which says CH3, CH2, CH2, again CH2 and CH3. This is N-pentane. If you go one branch CH3, then CH3 branch CH2, CH3. This is isopentane, also called as 2-methylbutane, also called as 2-methylbutane. Then you have CH3, one up and one down, and left and right. This is neopentane. The neo word comes when in second number of the carbon atom you have one up branch and you have one down branch. That's simply called as 2,2 dimethyl propane. Now this was the example of pentane. Similarly, you can give an example of hexane, my friends. On the similar basis, you can give the example of hexane, heptane, anyone. So this C6H14. अगर हम इसका देना चाहें, there are 6 carbon on the straight chain first. 6 carbon atoms in the straight chain. Which means N-hexane. Then one branch. One branch, my friends, which means isohexane, which means 2-methylpentane, which means 2-methylpentane. Then you have one branch here, one branch on the next one, which means 2,3 dimethyl butane. The next one you have one on the top and one on the bottom, which means 2,2 dimethyl butane. Correct, my friends? Then there can be CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Now this can be what? 3-methylpentane. So this can be the number of isomers of hexane metal friends.
अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई बन सकता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर इसके अलावा भी बन सकता है। ठीक है, मुझे बताइए इसके अलावा बन सकता है। So this is the structural isomerism. If you go for the conformational isomerism, now the conformational isomerism, I'll not do very because this is what is required to do. Conformational isomerism is also called as three-dimensional isomerism. It is three-dimensional isomerism, my friends. And क्योंकि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड में it operates in single bond only. It operates in single bond only. इसमें ही ऑपरेट करता है और इसमें ऑपरेट नहीं करता। ये बात समझना है। ये करता है, इसलिए इसकी दो प्रोजेक्शन बन सकती है मेरे प्यारे। We have two projections. One is Faubourg projection. And one is the Newman projection. One is the Newman projection. Because we are studying for the NEET 2024, so I come to conclusion of these two projections. I'm going to the next page. I go with directly conclusion where you have conformational isomerism. It simply implies कि भैया मैं तो काम करूंगा सिंगल बॉन्ड, मैं कहीं और काम नहीं कर सकता, मैं करूंगा सिग्मा बॉन्ड में काम, मैं और कहीं काम नहीं कर सकता। ये सिंपल काम करते हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो जैसे मैं पीछे बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, ये ऑपरेट इस एक प्रोजेक्शन Faubourg प्रोजेक्शन कहते हैं और दूसरे प्रोजेक्शन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। इन दोनों को कंफ्यूजन को मैं एग्जांपल की फॉर्म में फ्रेम करूंगा। इन दोनों की कंफ्यूजन को मैं एग्जांपल में फ्रेम करूंगा जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड सवाल बनता है। एग्जांपल इथेन has three projections. Ethane has three forms. According to conformation, इथेन के तीन कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। इथेन has three conformers. इसमें आइसोमर्स नहीं बोलते, सिर्फ कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मर्स। तो तीन कॉन्फॉर्मर बनेंगे। पहला बनेगा स्टैटिक कॉन्फॉर्मर, इसमें बनेगा पहला स्टैटिक कॉन्फॉर्मर, दूसरा बनेगा इक्लिप्स या स्मूथ गॉस कॉन्फॉर्मर, और तीसरा बनता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर। क्यों बॉस में जस्ट शो यू अ वे, इसमें दो कार्बन दिए हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो एंगल होता है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन, इन दोनों के बीच में जो कार्बन का एंगल होगा उसको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल, जो होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। क्या कहते हैं इसको? डायहेड्रल। इसको डायहाइड्रल एंगल कहते हैं, दूर दूर होता है। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में जो कार्बन और कार्बन का डायहाइड्रल एंगल होता है 0 डिग्री। तो भैया बड़े क्लोज होते हैं, कितने होते हैं दूसरे के साथ। क्यू बॉल में कार्बन और कार्बन का डायहाइड्रल एंगल है, इट इज बिटवीन 0 to 60 डिग्री और 30 to 60 कहते हैं बेसिकली ये, या कुछ 0 to 60 भी कह देते हैं, 30 to 60 भी कह देते हैं एंगल। ये कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये डायहाइड्रल। अच्छा अब देखिए जरा होगा क्या। अब क्योंकि जरा बात समझना सारी क्लास, इसमें डायहाइड्रल बड़ी दूर है, तो कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम होंगे वो फार अपार्ट होंगे, दे शैल बी फार अपार्ट। अब क्योंकि दूर होंगे इसलिए इसमें रिपल्शन जो होंगी, जो रिपल्शन होंगे वो मिनिमम होंगी। अगर रिपल्शन मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम।
स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और असूल कहता है केमिस्ट्री का रूल कहता है स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी और एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका एनर्जी जो होगा वो मिनिमम हो। ये बात को समझना। इसकी बात करें इक्लिप्स ट्रांसफार्मर में कार्बन एटम्स में, क्योंकि जो एंगल है डायरेक्टली बड़ा करीब है दूसरे के, तो बहुत पास हो गए, दे आर नियर टू ईच अदर, बहुत करीब है एक दूसरे के। अब क्योंकि बहुत करीब है एक दूसरे के, इसलिए रिपल्शन होना तो लाजवामी है। रिपल्शन वेरी हाई, अगर रिपल्शन वेरी हाई है तो एनर्जी भी बहुत हाई होगा, एनर्जी वेरी हाई ऑल्सो। अगर एनर्जी भी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत, स्टेबिलिटी मिनिमम। और ये सब कुछ बीच में करता है, यानी एंगल बीच में। तो अगर मैं इसका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर और एक एनर्जी का ऑर्डर निकालूं, अगर इसका मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर या एनर्जी का ऑर्डर इसको देख के निकालूं तो मेरा क्या बनेगा, अगर स्टेबिलिटी का निकालते हैं पहले एनर्जी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, आपने पीछे देखा स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, क्योंकि इसमें एंगल सबसे ज्यादा, रिपल्शन सबसे कम है। कौन सा आंसर होगा, स्टैगर्ड। उसके बाद स्क्यू वॉच, और स्क्यू वॉच के बाद किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्लिप्स। ये होगा स्टेबिलिटी वॉच। अगर मुझे एनर्जी लेनी है तो विशाल सर ने मुझे पीछे सिखाया स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा आपस में उल्टा होता है। तो एनर्जी के केस में एक्लिप्स की एनर्जी मैक्सिमम, एक्लिप्स के बाद स्क्यू वॉच की एनर्जी मैक्सिमम, और फिर लास्ट में सबसे कम जो एनर्जी आएगी वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछो, एनी प्रॉब्लम यू गाइस, एनी प्रॉब्लम, हर चीज में कोई किसी को भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछो। ठीक है प्यारे बच्चों, लग गया सारी क्लास में समझ? नहीं लगा तो मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन हेल्प यू गाइस। अब द नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया हमारे, तो एल्केन्स में अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो बेटा हमारे पास दो ही तरह का आइसोमेर है, पहला स्ट्रक्चर, फिर कौन सा है कैलिब्रेशन आइसोमेर, करेक्ट। सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो दिक्कत भाई किसी को नहीं, तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एल्केन्स का तो ये इसकी प्रिपरेशन बनाना है इससे, तो लिखिए मेरे बच्चों हेडिंग मेरे साथ, preparation of alkenes, preparation of alkenes। सबसे पहली प्रिपरेशन जो 9th 10th में पढ़ के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, we do the first preparation as by the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, by the hydrogenation of unsaturated hydrocarbons। ये आपको देखना पड़ेगा कैसे होता है, बहुत इजी है। हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब ही आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइन है, इसमें मैं निकल और हाइड्रोजन डालूं 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसमें निकल जो है वो कैटलिस्ट का बिहेव कर रहा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एल्कीन, क्योंकि यहां पे मेरे पास था CnH2n-, नहीं था CnH2n, फिर आपने ऐड किया निकल और हाइड्रोजन 300 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका एल्केन बन गया CnH2। बोलो क्लियर है सभी बात? एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। यू हैव C3H4 दैट इज प्रोपाइल, आपके पास प्रोपाइल है, आपने निकल और हाइड्रोजन डाला 300 डिग्री सेल्सियस, C3H6 प्रोपीन,
फिर डालेंगे निकल और हाइड्रोजन 300 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बन गया 3H प्रोपीन। बात लगा सब। इसका एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमें बाजार में, हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वी हैव वेजिटेबल ऑयल, उसमें आप निकल और हाइड्रोजन डालते हैं अगेन 300 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यहाँ पे वनस्पति घी मिलता है, यू हैव द वनस्पति घी, ये भी इसका एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, दिस इज सिंपल प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन बेटा वी फोकस ऑन बायोरिडक्शन of halogens by the reduction of halogens, यहाँ पर कुछ से alkyl halides, halogens में RX in the presence of red phosphorus, you can do this reducing agent, or you can take sodium alcohol, you can take it separate. Sodium ethanol, you can take a sodium alcohol. आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बन जाएगा यहाँ से RX, and then again RX, so you get alcohol. And what is this? This is halogen. Right? एग्जाम्पल देना मेरा एक लाजमी फर्क है। अगर मैं एग्जाम्पल को भी दे सकता, मान लीजिए आपके पास CH3 CH2Br, you can take any of them. Let it be red phosphorus, let it be sodium with alcohol, let it be sodium borohydride, let it be lithium aluminum hydride, आप कोई भी ले लीजिए, सब में ही आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा, सब में ही आपको एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। सो दिस इज bromoethane, and there you get all of them as correct। ये सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लिखिए मेरे साथ, बाय वुड रिएक्शन। दो तरह के भाई आ जाएंगे, वुड रिएक्शन द फर्स्ट इन दिस, देन यू हैव, किसी का भाई है में आता है, हमें समझ सकते हैं इसीलिए क्योंकि आप सब +2 करके आ रहे हैं। वुड फिटिंग रिएक्शन, थर्ड फिटिंग रिएक्शन, फोर्थ Bragg reaction and Ullmann reaction। ये सारे आपस में भाई टीचर करते हैं। वुड रिएक्शन बहुत ही इजी और सिंपल है। यू हैव R, यू हैव सोडियम, यू हैव R इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका सिंपल, आप सोडियम और H को बाहर, क्या बन गया? R, you will do R plus from an alkyl halide, would reaction says from an alkyl halide you form alkyl, और इसमें डबल करेंगे। So would the reaction two things. One, it is used for the ascent of series. Ascent of series का मतलब होता है बड़े कार्बन एटम्स के लिए, जैसे
एक से दो किया, दो से चार किया, इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा वो रिएक्शन इज आल्सो ऑलवेज मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो तीन ही बनेंगे, पांच नहीं बनेंगे, 2 4 6 8 बनेंगे। पहला फिजिकल फिनिश करता है, दूसरा इसके इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे। एग्जांपल देखो बेटा, और एग्जांपल के माध्यम से और बातें हैं इजी। CH3 CH2Br plus 2 sodium plus Br CH2 CH3 प्रोडक्ट ऑफ समझिएगा, ये डबल कर दीजिए इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3 CH2 डबल CH2 CH2, this is butane and this is bromoethane, इसको हम bromoethane, this is bromoethane, so you can take anything, जैसे इसका एग्जांपल बना वो दिखा देने के बाद दिया, ये बन गया। अब इसको कोई और लेना हो आपने किसने पूछा, आपने यहाँ पे हेप्टेन, आपने ऑक्टेन बना, you want the product as octane, what you should have a reactant, you should have butyl bromide, कोई भी उसकी ब्रोमाइड बना लीजिए। क्वेश्चन समझिए ना कि अगर आपको ऑक्टेन बनाना है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट क्या है, कोई भी हैलाइड ले लीजिए, 4 वाली तो काम बन जाएगा, 4 वाले बुटाइल ब्रोमाइड नाम फिर सोडियम भी आ जाएगा, इधर ड्राई, बात समझिए सारी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है फटीग। फटीग वर्ड जब आए, जब भी वर्ड फटीग आपका यूज हो, आपने समझ लेना है फटीग का मतलब है एरोमेटिक या एरोमेटिक। क्या बनेगा? एरोमेटिक। जैसे कि मेरे पास आर सोडियम है और मेरे पास अराइल, अराइल, यू नो it's arrival. Arrival is aromatic. In the presence of again dry. जब आपने ड्राई में डाला, ये X बाहर निकलेगा, ये सोडियम बाहर निकलेगा, ये X बाहर निकलेगा, तो क्या बन गया? R ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। तो अराइल एल्काइल, ये अराइल एल्काइल। एग्जाम्पल देखते हैं सर, आपके पास C2H5Br प्लस आपके पास C6H5Br है, सोडियम लिया आपने सोडियम के साथ ड्राई ईथर भी लिया, आपने सोडियम के साथ ड्राई ईथर भी लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? C2H5 C6H5 इथाइल बेंजीन बन गया। इसको क्या बन गया? और उसको बाहर निकल जाएगा -2Na लगा सारी। तो अराइल एल्काइल के लिए वुड फिटिंग इस्तेमाल करेंगे। अब जो फिटिंग है वो देख लेते हैं। इसमें दोनों ही अराइल काम करेंगे, इसमें दोनों ही अराइल काम करेंगे। सोडियम विद ड्राई ईथर जब आपने डाला, क्या होता है ड्राई रिएक्शन? ये X उड़ गया सोडियम के साथ, तो क्या बन गया? -2NaX अराइल। तो ये बन गया डाई अराइल। ये डाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, बहुत सिंपल है। C6H5Br प्लस 2 सोडियम प्लस Br C6H5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ये Br, ये सोडियम, ये Br निकल जाएगा -2Na।
क्या बनेगा C6H5 C6H5 नाम क्या बनेगा डाइफिनाइल। और इसका नाम तो पता है आपको ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से डाइफिनाइल मेरे प्यारे लगा सारी बात तो करेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं बताओ, बड़ा इजी है। फ्रैगमेंट क्या होता है तो फिटिंग फिटिंग का फ्रैगमेंट। अब आगे फ्रैगमेंट और उलमेंट हाइपाइन। फ्रैगमेंट चलेगा सही और उलमेंट चलेगा, तो क्या बनेगा इसमें बेटा आर आर प्लस जेड। यहां क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों अगेन आर आर प्लस कॉप, दोनों में ही बनेगा क्या बनेगा एल्केन बनेगा, दोनों में ही एल्केन बनेगा। एग्जांपल दे दूंगा फटाफट से इसको भी, क्योंकि सिंपल सा काम है, बहुत मुश्किल इसमें नहीं है। मान लीजिए आपके पास CH3CH2Br है, ब्रोमोइथेन है, एक में डालिए जिंक, एक में डालिए कॉपर में ड्राई खाना डालिए, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पे C4H C4 बनेगा। C4 क्यों बना क्योंकि डबल करता है, तो इस ब्रोमोइथेन से क्या बना लिया मेरे बच्चों बुटीन। नोट कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो ये मुझे यहाँ तक बताइए, प्रॉब्लम है मेरे प्यारे, एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस। सर हमें थोड़ा सा ये बताओ लग गया सारी क्लास में, तो हमें एक ही रिएक्शन ये हाइड्रोकार्बन में ये हाइड्रोकार्बन में ये दोनों जिसमें एल्डिहाइड्स में, तो अगर उसका ही बड़ा पाएंगे तो हम उसको कर लेते हैं ना। अब मुझे एक बार पढ़े हमारे इंग्लिश सिस्टम के हैरानी होगी 6th में इंग्लिश ग्रामर की बीबीसी लग जाती है और मैंने 10th तक वो चलती है, 11th में भी ऑलमोस्ट वही ग्रामर एंड फॉर्मेशन चलते हैं, तो एक बार ही बच्चों को कॉम्पिटेंट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, लगा समझ। चलिए फोर्थ रिएक्शन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस रिएक्शन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation of sodium salt of sodium salt of carboxy. Decarboxylation of the sodium salt of carboxy. आइए मेरे पास मान लीजिए कार्बोक्सिलिक है सोडियम RCOH, राइट। इसमें हमने डाला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालेंगे मेरे प्यारे, इसको हीट भी करेंगे थोड़ा सा केमिकल केल्विन के ऊपर। अब होगा क्या तब समझ लो, ये वाला Na और ये वाला Na बाहर निकल, दो Na हो गए, Na किसके साथ निकलेगा, ये कार्बन दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन, कार्बन और तीन ऑक्सीजन, आप आर बच गया यहां से ये बात सारी क्लास में लगा। ध्यान से मैकेनिकल देखना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी और कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से कीजिए। जब कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है ना, उसको मैं कहता हूं सोडा। इसको मैं सोडा नहीं बोलता। यहां पे मेरे पास एक आर था, एक कार्बन, यहां पे आर, इसलिए इसमें कार्बन एटम डिक्रीज किए जाते हैं, कार्बन एटम डिक्रीज किए जाते हैं, इसलिए इसको मैं डीसेट ऑफ सीरीज भी बोल देता हूं। व्हाट डू आई कॉल इट एज डीसेट ऑफ सीरीज, इसको मैं डीसेट ऑफ सीरीज भी बोलता हूं मेरे प्यारे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O Na, इसका नाम सोडियम एथेनेट भी बोलते हैं और कच्चा नाम इसका सोडियम एसिटेट भी है, और इसका जो कच्चा नाम है सोडियम एसिटेट भी है। इसमें हमने डाला सोडालाइन, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड 630 केल्विन को हीट किया। अब होगा क्या करने वाला समझ लीजिए, ये Na एक साथ निकल जाएगा, Na2 बन गया, ये कार्बन और ये दो ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तीन ऑक्सीजन के साथ सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बच गया, ये CH3 ये H बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे CH4 मीथेन। तो यहां पे कितने कार्बन थे, दो, F8 था, यहां पे कितने बचे, एक, तो हमेशा काम हो जाता है। इसलिए मेरे से पूछा अगर मुझे, जरा समझना, इसलिए मेरे से पूछा अगर मुझे प्रोडक्ट्स में इथेन चाहिए, यहां पे सेम प्रोसेस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 630 केल्विन हीट कर दो। यहां पे एक प्रोडक्ट रिएक्टर से नाम कर दो, यहां पे जो यहां पे कर लो, सोडियम क्या है, सोडियम प्रोपोनेट, सोडियम प्रोपोनेट CH3 CH2 COON। लगा सारी क्लास समझ, ये इसका सॉल्व हो गया। इट्स एन इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं लगा समझ तो मेरे से पूछ सकते हैं। फोर्थ के बाद हमारी प्रिपरेशन आपके बेटे फिर बाय वेव इलेक्ट्रोलाइट, बायपोलवेट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा सवाल है, इसमें क्या करना है, पीछे वाले पोटेशियम सॉल्ट लेना है, पोटेशियम सॉल्ट लीजिए और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपने पोटेशियम का सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात होता है, क्या बन जाएगा, यहां आर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बाहर, साथ में हाइड्रोक्साइड बन के निकलेगा, वो भी बाहर निकलेगा, साथ में इसमें वाटर जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो H2O भी बाहर आएगा। तो ये तो आपका एल्कीन, क्योंकि इसमें कार्बन इंक्रीज करते हैं, तो ये भी एसिड ऑफ सीरीज वाली कैटेगरी में, ये भी एसिड ऑफ सीरीज वाली कैटेगरी में आ गए। एग्जाम्पल इसका भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपके पास CH3COOK है, पोटेशियम एसिड, या पोटेशियम एसिड, आपने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा पानी के साथ होता है या मोल्टन स्टेट में होता है, तो मोल्टन तो होगा जब पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली वाटर है। तो यहां पे CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन एसिड। अब एक साथ जोड़े थे, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो ये एक जो कार्बन है, ये एक कार्बन, ये बन गया दो का, इससे हम एसिड ऑफ सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड ऑफ सीरीज। लगा सारी क्लास। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन बेटा फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं, पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, बताइए वैसे सबको, जस्ट रेपिटेशन से RMVX। यहां पे मैग्नीशियम आपको पता है, R आता है, X वैल्यू। नाउ दिस इज कार्बन,
carbon is more electronegative. Why? Because it is a non-metal. ये एक नॉन मेटल है, जबकि जो मैग्नीशियम है एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसलिए इसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव साइड, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव साइड, और इसको ब्रेक करेंगे। जब आर मैग्नीशियम के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आर जो है वो कागज की फॉर्म में, कागज कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बनेगा, चाहे कुछ भी हो, कागज से होगा नॉन-मेटल, तो इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी आपको पता क्यों? तो मेरे पास ये है कि RNG ग्रेनार में यहां में डाल दिया वाटर, यहां में डाल दिया अल्कोहल, यहां मैंने डाला बेटा कुछ भी डाल दीजिए अपनी नजर जो आपका दिल करे, वाटर डाल दिया, अमोनिया। अब बताइए सर प्लॉट क्यों? और प्लॉट देखने में प्यारे बच्चों, वाटर कैसे डिफरेंशिएट करता है? H पॉजिटिव OH, यहां से R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, करेक्ट है? लगा दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलवा दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलवा दीजिए। दोबारा बोलो, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलवा दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलवा दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलवा दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलवा दीजिए। RH प्लस मैग्नीशियम X मैग्नीशियम, बोलो ठीक है सर? कोई प्रॉब्लम मुझे बता सकते सर? प्रॉब्लम है? लगा सारी क्लास में समझ? कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। एन मिल गया, यहां से ले लीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा अमोनिया कैसा होगा? NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, ये से ब्रेक करें, क्या बने मेरे प्यारे बच्चे? यहां पे R नेगेटिव और H प्लस MgX OCH2, यहां पे भी RH प्लस MgX। इन सब केसेस में एल्कीन होता है, ग्रेनार। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, अगर आप एग्जांपल के लिए फिर और पूछोगे तो देख सकते हो और भी एग्जांपल। RX RNCX आप एल्काइल लगा सकते हैं, एसिडिक होती है, या फिर एल्काइल डाल बीच में, आप इसमें मेरे प्यारे बच्चे और डाल सकते हैं मेरी तरफ से, एसिडिक एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखिए जरा, नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दीजिए, RH प्लस मैग्नीशियम X मैग्नीशियम C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, यहां पे RH मैग्नीशियम X मैग्नीशियम CO, यहां पे वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं दो तीन एग्जाम्पल बता दूं फटाफट से ताकि आपको मुश्किल ना आए। एग्जाम्पल के बाद मेरे बच्चों को एग्जाम्पल के बेसिस पे आप ले लीजिए C2H5 MgBr, C2H5 MgBr, इसमें आप एक ले लीजिए वाटर, एक ले लीजिए अमोनिया और एक ले लीजिए एसिटिक एसिड। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा H पॉजिटिव OH NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो करेक्ट सारे कुछ?
डाल देंगे सबको, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिलवा देंगे तो क्या बन गया C2H6 प्लस बाकी पर बनेगा तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड, मैग्नीशियम के साथ OH, ये इथेन, यहां पे भी इथेन बना मेरे प्यारे बच्चों, प्लस मैग्नीशियम के साथ क्या बन गया है ब्रोमीन, और यहां पे NH2 C2H6 प्लस मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन दोबारा, और यहां COOCH। इसका नाम क्या है बच्चों, मन में ये भी आएगा इसका नाम आता है, जो ये है इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लगा सारी क्लास, और ये सारी क्लास यहाँ पे क्या बन गया इथेन। तो दिस इज द ग्रीनर अंडरस्टूड एवरीवन। इसी से हम 7 पॉइंट करेंगे। 7th प्रिपरेशन बेटा हमारी 7th प्रिपरेशन हमारी जो आती है बड़ी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है, दैट इज बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ketone, carboxylic acid, and its derivatives. या कुछ सीखना है इनके डॉक्टर कर लीजिए, बहुत इजी काम। 3 तरह का डॉक्टर कर सकते हैं, एल्डिहाइड, this is ketone, this is carboxylic acid, then you can take acid chloride, then you can take an ester also, ठीक है। 3 तरह की होगी प्रोडक्शन, एक बार इनको येलो पेन से पहले डालते हैं, दूसरी को ग्रीन पेन से, तीसरी पेन पे रेड फॉस्फोरस। दूसरा आप कर दीजिए जिंक अमैलगम along with carbonated, और तीसरा प्रश्न कर दीजिए हाइड्रोजन with excess of hydrogen डाला, excess of hydrogen in ethylene डाला, ठीक है। इसके तीनों का प्रोडक्ट ये देखना, तीनों का ही प्रोडक्ट सेम आएगा मेरे प्यारे। पहले का प्रोडक्ट RCH, दूसरा इसका प्रोडक्ट तो ध्यान से देखना R ऐसे दे दो, इसका प्रोडक्ट RCH एल्केन, इसका प्रोडक्ट RCH, इसका प्रोडक्ट RCH, इसका प्रोडक्ट RCH, सब में एल्केन बना। फर्क इसमें है कि अगर इसमें 2 R है तो 2 R लग रहे हैं, अगर इसमें एक R एक सी है तो एक R एक सी लग रहा है। नीचे क्या बनेगा इस वाले में हम बनाएंगे अगर मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेगा सेम RCH, then RCH2, then same RCH, same RCH, same RCH2, जिसमें जिंक मरकरी का अमैलगम यूज किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जिंक मरकरी का अमैलगम यूज किया जाता है along with concentrated HCl, उसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, उसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं मेरे।
The process in which an aldehyde of ketone or carboxylic acid was derivative is converted to an alkane with the help of self amalgam along with constant exchange is called as elemental reduction. इस केस में करते हैं जब एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डालेंगे, ये तो हाइड्रोजन है, इसमें हम सेम मेथड ऑफ करेंगे RCH3 the reaction in which these all are converted into this with the help of excess of hydrogen. With the help of excess of hydrogen in high molecule, that reaction is called as Wolff-Kishner reduction. उसको हम क्या कहते हैं? Wolff-Kishner reduction कहते हैं मेरे। लगा समझ? तो एक ही रिएक्शन है, एक ही प्रोडक्ट है, बट तीन अलग अलग तरह के रिएक्शन हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल बताता हूं। ये समझ लीजिए इस तरह मान लीजिए आपके पास आपने इसमें डाल के क्या डाला, आपने से मर्क्यूरी का अमाउंट डाला अलॉन्ग विद कांस्टेंट, आपके पास सेम नीचे है CH3CH2 और आपके पास CH3 है, ऊपर वाला एल्डिहाइड है CH2, आपने इसमें डाला एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है मेरे प्यारे। आपने इसमें क्या डाला? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, किसमें डाला? इन इथाइल में। ऊपर क्या बना? CH3 CH3, नीचे क्या बना? CH3 CH2, यहां पे क्या बना? CH3 CH3, यहां पे क्या बना? CH2 CH2 CH3। now exact same reactant, exact same products will be reacted with the reagent. Therefore, such kind of reaction is called as Clemenston reduction, and such kind of reaction is called as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Correct है मेरे प्यारे बच्चे? कुछ पूछना है मेरे से पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू। Second last reaction which comes into my picture is hydrogenation. With the 8th number, you have by hydrogenation of alkene. Hydrogenation of alkenes. Now we need to learn the word what is hydrogenation. We'll see what is hydrogenation. Hydrogenation is something like alkene RCH1CH. You put this is diagram. A diagram. Now this is my friend diagram. Now diagram is amazing property. डायग्राम बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज होती है, लोड लगा के लिख लो। डायग्राम प्रॉपर्टी, इट हैज ब्रिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक, और दूसरा ये बैक बॉन्डिंग है, इट आल्सो डज बैक बॉन्डिंग। ये करके मैं सिखा दूंगा आपको इनऑर्गेनिक कमिंग बैक। आपने डाला है डायग्राम, क्या बनेगा? B6 RCH2CH2 whole rise B. This is trialkyl derivative.
This is trialkyl borane, my friend. Very, very important. The next part, you have to remove this. So you put an acetic acid. आप किसी भी एसिड डाल दीजिए, इसको माइनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक एसिड, ताकि वो H पॉजिटिव दे सके। वहां से क्या बनेगा, RCH2। This process is called as hydrogenation and preferably B2H6 को आप किसी inert form diagonal में डालें, नहीं डाला तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर इस रिएक्शन को समराइज करना है, क्या लिखूंगा, CH3CH डबल बॉन्ड B2H6 diborane in diglide. Now this is propene. What will happen? First of all, I will form trialkyl borane. That is tripropyl borane. Tripropyl borane. Then I will put acetic acid. It can give me H positive. And finally, I'll have my friends the propane. लगा था क्लास को समझ? अगर किसी को याद नहीं मुश्किल है तो मुझे बताइए। I'm giving you asking मेरे सारे कोई भी प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लग गया सारा समझ। लास्ट हमारी प्रिपरेशन रहेगी बेटा, 9th प्रिपरेशन, बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है, that says by the action of water, by the action of water, अब वाटर भी डाल सकते हो या डाइल्यूट HCl डाल सकते हो आपकी मर्जी, और डाइल्यूट HCl और beryllium and aluminium fluoride, on beryllium and aluminium carbon, इनमें कहीं पे भी आप डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है। उससे भी आप एल्केन्स कैसे मिलते देख लीजिए एक बार मेरे साथ। अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है, सिर्फ कार्बाइड की बात कर रहे हैं, कार्बाइड्स आर C negative कोड, दिस कार्बाइड। जब मैं एल्यूमिनियम कार्बाइड लूंगा कैसे बनेगा, Al3C- Al4C। अगर मैं बेरिलियम कार्बाइड Be2C- ऐसा ही होगा ना, तो ये Be2C, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम बन जाएगा दोनों से। डाल दीजिए वाटर, आई थिंक आप लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। अगर डाला ये था तो यहां बन गया CH को, यहां पे बन गया CH मीथेन प्लस 4 टाइम्स एल्यूमिनियम 2H3 प्लस 2 टाइम्स बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में मीथेन। तो 9 प्रिपरेशन में आपकी सारी जो प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन इससे बात नहीं आ सकती, पक्का करके मान लो, ठीक है। अब प्रिपरेशन करते ही हम इसकी फिजिकल स्टेट, हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट फटाफट से एक दो प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खास नहीं है इसके। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं एल्केन की बात करूं तो आपको ये देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में। सबसे पहले फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। तो बेटा जो एल्केन्स होते हैं अप टू 4 कार्बन, इसमें भी आगे बढ़े, up to 4 कार्बन, पहली सिचुएशन। दूसरे एल्केन up to 17 कार्बन, और तीसरा एल्केन
आफ्टर 17 कार्बन, ये 3 सिचुएशन में डिवाइड करेंगे। पहली सिचुएशन में आपको 4 कार्बन तो गैस में देते हैं, एल्केन्स एग्जिस्ट एज गैस। आपको 17 कार्बन ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स की तरह, एंड आफ्टर सेकंड 17 दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। ये बताओ सिंपल चीज है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं नोट के लिए बराबर कर सकता हूं इसको। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको सीखनी है यहां पे फिजिकल में, वो आपको सीखनी है इनका वॉल्यूम, और थर्ड आपको इनका सीखना है मेल्टिंग। 3 मेजर प्रॉपर्टी। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा सिंपल सा पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट कहता है जैसे जैसे कार्बन एटम्स की गिनती बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की गिनती बढ़ेगी, मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। किसी बच्चे ने पूछ लिया सर ऐसा क्यों है? ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? ये ट्रूथ सत्य है कि सन राइज इन ईस्ट, ऐसा क्यों होगा बताओ? कारण भी बड़ा सिंपल, बड़ा पॉजिटिव कारण है। कहता क्योंकि यहां पे वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीज करेगी। जब कार्बन एटम इंक्रीज करता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीज करेगा। करेक्ट होगा, पहला पॉइंट करेक्ट है। इसका ये फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। कहते सर अगर आइसोमेरिक हो जाए, कहता अगर मेरे पास आइसोमेरिक एल्केन हो, अब बताइए आइसोमेरिक एल्केन में क्या होगा? वो तो जरूरी जानना, बिल्कुल जानेंगे। तो कहता ब्रांच ब्रांच आइसोमर ऑलवेज, जो ब्रांच आइसोमर होते हैं दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेटर द ब्रांच, ग्रेटर द ब्रांच लेसर द बॉइलिंग, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। कहता है एग्जांपल दे दीजिए। उसने एग्जांपल दे दिया पेंटेन का एस्टिमेट, फिर नीचे कर लेते हैं। उसने एग्जांपल भी दे दिया पेंटेन का एस्टिमेट। कहता पेंटेन है, कहते हैं हाँ जी है। एक आइसोपेंटेन है और एक नियोपेंटेन है। बिल्कुल है। क्या तीनों को बताइए? एंड का अगर आप स्ट्रक्चर भूल गया किसी तो मैं दोबारा बताता हूं, भूलना नहीं। बिल्कुल स्टेज पे 5 जोड़ते हैं। आइसोपेंटेन में 4 स्ट्रिंग, एक ब्रांच, और नियो में हमेशा एक के ऊपर और एक के नीचे ब्रांच रहती है मेरे प्यारे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? मैक्सिमम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा। कहता क्यों? कहता क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया, अगर मिनिमम सरफेस एरिया तो मिनिमम टाइम टू बॉइल, मिनिमम टाइम टू बॉइल, और इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया है, इसलिए इसको मैक्सिमम टाइम टू बॉइल, इसको मैक्सिमम टाइम टू बॉइल। सारे एक बार बोल दिया तो अगर ये सब तो आगे चलो, मैं नहीं चलूंगा यार। देखो थोड़ा लंबा लग सकता है, बट इस बात का आश्वासन, इस बात की गारंटी नींद में कोई टक्कर नहीं है। क्यों पड़ी टक्कर में? अरे भाई कोई भी टक्कर में मेडिकल में जा रहे हैं, क्यों पड़ी हुई टक्कर में? और हमारे साथ चलते हैं हम फटाफट से मेरे भी आगे। ठीक है, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट से मैंने पहले लिखा था, वो भी एक इंटरेस्टिंग है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में भी जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे ही होगा, बट एक छोटा सा ट्विस्ट आता है।
रुतबे से पढ़ना है हमें, इसलिए हम काम करते हैं। ये तो मान लीजिए दो तरह के एल्कीन होते हैं, ये तो एल्कीन with even number of carbon, एक और एक एल्कीन होते हैं ऑड नंबर ऑफ कार्बन। दो तरह के आपके पास एल्कीन है, पहला इवन नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा ऑड नंबर ऑफ कार्बन। कहता इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाते हैं, ये देखिए ये इसका बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और ये 6 और 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो इसमें हो गए मेरे वाले 6 कार्बन इवन हो गए, इसमें कितने हो गए 5 कार्बन। तो कहता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऑपोजिट है। जहां से स्टार्ट हुआ ध्यान समझना, जहां पे एंड होगा अपोजिट है, यहां पे सेम है ऑन द सेम साइड, और ये ऑपोजिट साइड के ऊपर है। कहता क्योंकि मान लीजिए ऑपोजिट साइड होने से क्या होगा, उनकी जो पैकिंग होगी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इनकी जो पैकिंग हो रही होगी, तो पैकिंग इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो मेल्ट भी ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज कर जाएगा। इवन ऑन द सेम साइड में पैकिंग एज कंपेयर्ड टू द इवन थोड़ी वीकर रहेगी, इससे इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इवन वाला का ऑड। ये क्या लगता है सारी क्लास में समझ? अगर नहीं लगता तो मुझे बताइए, आई कैन हेल्प यू। 1 मिनट लगा के नोट भी कर सकते हो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की। जिसको ना लगे मुझे बताना है मेरे प्यारे बच्चों। करें बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं जी काम मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो बेटा अब हमारी आ गई थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की है बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं, और सैचुरेटेड एल्केन्स क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। एडिशन रिएक्शन कौन करता है, एल्कीन्स करते हैं, एल्काइन्स करते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला का रिएक्शन है, हमें 7 केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, 7 केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विल स्टार्ट विद हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हमारे पास एल्केन है बेटा, इसकी हमने हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजिनेशन कैसे करेंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन को डालो लाइट के अंदर, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट। आपने स्पेक्ट्रम मैटर में पढ़ा होगा, X स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, V स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या हुआ, X ने Cl को डिस्प्लेस किया, Cl आ गया, तब क्या H पीछे लग गया, इसकी वैल्यू RCl प्लस HCl मिल गया। क्लोरोएल्केन है, सिमिलरली ब्रोमीन में भी कर सकते हो, RBl प्लस HBr, बेटा ब्रोमोएल्केन। मेरे से बच्चे ने पूछा क्या है, इस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी है। इसके एग्जांपल दिया, एक मीथेन है, मीथेन में लाइट और क्लोरीन डाला तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन प्लस एथिलीन बन गया। मैकेनिज्म क्या है इसका, हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, जब भी कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब भी कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। वो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अब कार्बन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, free radical. Carbon having single electron is called free radical. The free radical is always sp2 hybridized, is always 120 degree bond angle, laser in state, and paramagnetic. Very very important. It is paramagnetic. This is very important. Very प्यारे बच्चों। अब free radical substitution reaction के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, chain initiation.
The first step is chain initiation, that is methane. Methane की वजह से लाइट डाली, यहाँ पे methyl free radical मिलेगा. This is methyl free radical. ये जो जनरेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, what is it? It is methyl free radical. इसके साथ आपको हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल मिल रहा है. स्टेप नंबर 2 चेन प्रोपगेशन. पहले इनिशिएट भी कर दिया रिएक्शन, अब इसको प्रोपगेट भी करना है. प्रोपगेट करने के लिए क्लोरीन को क्या करेंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट. क्लोरीन का फ्री रेडिकल 2 आ गया. अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल और मिथाइल का फ्री रेडिकल आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. तो क्या बन गया, CH3 लगातार सेम प्रोडक्ट बन जाएगा. इस स्टेप की फॉर्म में सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टार्ट करो. रिएक्शन को स्टार्ट करना जरूरी है. तो मिथेन लाइट में जो ब्रेकडाउन करेगा, इससे मिथाइल का फ्री रेडिकल और क्लोरीन एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल. चेन प्रोपगेशन भैया स्टार्ट तो कर दिया. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, क्लोरीन को ब्रेकडाउन किया, उस पर प्रोपगेट करेगा. प्रोपगेट टर्मिनेट करना है. कैसे किया, एक मिथाइल का पकड़ा, एक क्लोरीन का पकड़ा, क्या बन गया आपस में CH3Cl बन गया. लगा सारी क्लास. नेक्स्ट है अब इसी रिएक्शन को लेके कुछ सवाल बन जाते हैं बच्चों के माइंड में. सबसे पहले सर सारी हाइड्रोजन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा मिलेगा आपको, फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा. सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, क्लोरीन पर आयोडीन. कारण होता है आयोडीन साइज बहुत बड़ा है तो उसको रिएक्टिव में नहीं शो करता. और एक ऐसा कंपाउंड है मेरे मालिक, तो 10 इज अ वेरी 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 10 इज टेट्राइथाइल. कौन है टेट्राइथाइल? फॉर्मूला C2H5 होल्ड टाइम्स 4 विद लेड. ये क्या करता है, इसका क्या फायदा है, ये रिएक्शन अगर आपके पास लाइट है, सनलाइट लगे तब भी रिएक्शन इनिशिएट कर देगा अगर इसकी प्रेजेंस में. मान लीजिए आप अंधेरे के अंदर कमरे के अंदर रिएक्शन करना है, इसमें पहले ज्यादा मतलब कैसे रिएक्शन करना है मान लीजिए. तो अब यहां पे कौन चाहिए आपको, टैलेंट. कौन चाहिए, टैलेंट. और बोलो टैलेंट. टैलेंट क्या है, टेट्राइथाइल लेड. टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड C2H5 C2H5 ये चाहिए. इसलिए रिएक्शन क्या करता है, इनिशिएट करता है रिएक्शन, स्टार्ट करने चेन इनिशिएशन स्टेप. लगे सारी क्लास समझ. सेकंड रिएक्शन होता है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन क्या होता है, एल्केन के अंदर नाइट्रिक एसिड डालने से कंसंट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कंसंट्रेट क्या मिलेगा, R नाइट्रो. वहां पे एल्केन एग्जांपल दिया एल्केन का, यहां पे नाइट्रेट मिल गया. सल्फोनेशन, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, क्या मिलेगा, एल्काइल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. यहां पे जैसे इथेन से इथाइल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा. कंबशन रिएक्शन, कंबशन में भी दो प्रकार की कंबशन होती है. एक होती है कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन. कौन सी कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन में आपको फ्लेम मिलता है पेरिड. कौन सा फ्लेम मिलता है, पेरिड. कौन सा फ्लेम मिलता है, पेरिड. इस पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलता है और पेरिड से निकाल कैसा निकलता है, हमेशा एलपीजी गैस, जो गैस हम पे जलाते हैं उसकी तरह ये निकलता है फ्लेम, पेरिड फ्लेम. और हमेशा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर आपको मिलेगा. इसकी बैलेंसिंग करने की बहुत जबरदस्त इक्वेशन है. कॉम्बिनेशन पे हजारों बार पेपर में आ चुका है. CnH2n+2 + 3n+1/2 O2 gives you NH2 + n+1H2. दोबारा बोलो, CnH2n+2 बोलो, CnH2n+2 + 3n+1/O2, 3n+1/O2, 3n+1/O2 gives you NCO2 + NH2, n+1H2, NCO2 + n+1H2. इक्वेशन बैलेंस चेक कर लीजिए, इक्वेशन बैलेंस होगी. फिर दूसरी होती है इनकम्प्लीट कंबशन. येलो से कितने मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर हमेशा निकलता है. इसमें ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई होता है. क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई. नेक्स्ट रिएक्शन हमारा पांचवा आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नीड नहीं आना है इस बार. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्केन होता है, साथ में एल्काइल KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड ATCO7, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है जिससे हम एल्कोहल बनाते हैं. कुछ नेचुरल ऑक्सीजन यहां से मिला, उसकी मदद से एल्डिहाइड बनाते हैं. नेचुरल ऑक्सीजन दोबारा मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोबारा ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जनरेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों. ये तो स्टैंडर्ड हो गया. कई बार हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. मान लीजिए मीथेन है, इस पे कॉपर ट्यूब डाला 100 ppm के ऊपर, तो यहां पे मेथनॉल बन गया. मान लीजिए मीथेन ऑक्सीजन है बट यहां पे कॉपर ट्यूब नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है. कौन है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड. कौन है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड. ये डाला तो हमारे पास यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड नेचुरल बन गया मेरे प्यारे. नेक्स्ट रिएक्शन आइसोमराइजेशन रिएक्शन.
आइसोमेराइजेशन में एक स्ट्रेट चेन को जैसे एन पेंटेन को आइसोपेंटेन में कन्वर्ट कर सकते हो, एन हेक्सेन को आइसोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसके लिए जो की रेंज कौन सी है, इलेक्ट्रिक क्लोराइड और कांस्टेंट HCl से मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड रिएक्शन होती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हेक्सेन और हेक्सेन जैसे कोई भी कंपाउंड जो 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर कंपाउंड होगा उसको बेंजीन की शेप देनी है। अब हेक्सेन को बेंजीन बनना है तो क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर इस टेंपरेचर पे बेंजीन बन सकता है। हेक्सेन है क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे एक बार मिथाइल लेकर क्या बन गया, यहां पे टॉलीन बन सकता है। ऐसे एक होगा तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, इथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन प्रोपाइल बेंजीन कुछ बन सकता है। एक पेपर में सवाल आता है इथेन को इथेन ले लीजिए, कैसे लिख लीजिए, कौन सा लिखिए, चार इथेनॉल दिए होते हैं। सबसे पहले इथेन को इसमें कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोकेन में उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एथेनॉल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेनॉल बन जाएगा, ऑक्सीजन करेंगे, एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन करेंगे, सोडियम सॉल्ट डाल के सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सोडा लाइन डाल दीजिए, हमने किया है डीकार्बोक्सिलेशन, मीथेन बन जाएगा मेरे प्यारे पक्का। यहां पर मैं दो रिएक्शन और करवाना चाहूंगा आपको नोट के माध्यम से, आपको नोट के माध्यम से दो रिएक्शन का और करवाना चाहूंगा, तो लिखिए जी नोट। उसमें पहला रिएक्शन आता है एल्केन से आखिरी दो रिएक्शन, एक आता है क्वार्ट्ज रिएक्शन और एक आता है मेरे प्यारे बच्चों पेरियल रिएक्शन। जो क्वार्ट्ज रिएक्शन है ये बेसिकली फ्लोरो कंपाउंड्स की होता है, दिस इज बेसिकली फॉर द फ्लोरो कंपाउंड्स एंड दिस इज बेसिकली फॉर द हाइड्रो कंपाउंड। अंडरस्टूड, करते क्या है वो देख लेते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। क्वार्ट्ज रिएक्शन में मेरे पास फ्लोरो हो सकता है, मेरे पास ब्रोमो हो सकता है, मेरे पास आइडो हो सकता है, कोई भी। इसमें मैं आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड डाल सकता हूं, मैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड डाल सकता हूं, ट्राइफ्लोराइड, मैं मरकरी ट्राइफ्लोराइड डाल सकता हूं, ट्राइफ्लोराइड डाल सकता हूं, कुछ भी ऐसा डाल सकता हूं। बट डालना किसमें है, एक इनर डाला जब डाल क्या बनेगा बच्चों, यहां पे आर, दैट मींस मेरे पास फ्लोरोएल्कीन। एग्जांपल मांगोगे दे सकता हूं, CH3 CH2 Br, मान लीजिए एंटोनी होता है डाला इन इनर्ट फॉर्मेट होता है जो रिएक्ट करता है, CH3 CH2 F फ्लोरो। फिंगर्स में इसमें आयोडीन बनाना है, RCl है, RBr है, कोई भी ले लीजिए। इसमें सोडियम आयोडाइड डालेंगे, इसमें एसीटोन में, यहां पे R आयोडाइड बनेगा, आयोडाइड। एग्जांपल दे दो बच्चों को, सोडियम आयोडाइड डाला इन एसीटोन मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गया, CH3 CH2, लगातार क्लास में समझ नाम आएगा, नोट पे लिख लीजिए। इसके बाद हमारे एल्कीन्स के सारे अब हम करेंगे अगली क्लास के अंदर एल्कीन्स के। नोट कीजिए मेरे